इंट्रोडक्शन टू पाइथन बीटा ट्रैक सेक्शन 1। सेक्शन 1 के अंदर हम बेसिक इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे, जिसके अंदर हम वेरिएबल क्रिएशन के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक ऑपरेटर्स और कुछ बिल्ट इन फंक्शंस को देखेंगे। फिर हम देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, लूप्स, इसके अंदर जो थोड़ी कॉम्प्रीहेंशन और वेरिएशंस हैं हम उनको देखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एरर हैंडलिंग की तरफ। एरर हैंडलिंग की कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप हज़ारों की लाइन में कोड लिखते हैं और आप अक्सर ऐसा मुमकिन है कि जब हम एप्लीकेशन में यूज़र से इनपुट लेते हैं और वो कोई गलत इनपुट देते हैं, तो उस सूरत में बजाय इसके कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो क्रैश कर जाए, आप उसी वक्त उन मुमकिन एरर्स को जो है ना हैंडल कर सकते हैं जो उस वक्त आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम पॉसिबल एरर हैंडलिंग की टेक्निक्स को देखेंगे, हम उनको कैसे हैंडल कर सकते हैं ताकि हमारी एप्लीकेशन क्रैश ना हो, वो A to Z मुकम्मल रन हो सके। फिर हम रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ फाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। हम फंक्शंस को देखेंगे। फंक्शंस की को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने एक स्पेसिफिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसको आपने बार बार इस्तेमाल करना है अपने प्रोग्राम के अंदर, तो आप उसको आसानी के साथ आप उसको इस्तेमाल कर सकें, बजाय इसके कि आप वही नंबर ऑफ लाइंस बार बार लिख रहे हो। तो आप उस स्पेसिफिक सेक्शन को एक फंक्शन, एक मेथड के फॉर्म में लिख के रख लेते हैं ताकि आप उसको बार बार इस्तेमाल कर सकें। जो चीज़ बार बार इस्तेमाल हो सके उसको हम रीयूजेबल कहते हैं। तो फंक्शंस हमें रीयूजेबिलिटी की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने पूरे प्रोग्राम के अंदर उसको बार बार आसानी इस्तेमाल कर सकें। तो हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले तो खाली बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, आपने उनको समझ लिया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट इसलिए ज़रूरी है कि जब आप आगे प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, वहाँ पर जब आप एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, तो आप उसको इंसानों की सहूलत के लिए बना रहे होते हैं। अगर मैं इसकी आपको एक मिसाल दूं, जो हमारा नादरा का सिस्टम है, उसके अंदर हमारी इंफॉर्मेशन महफूज हो रही है इंसानों की, ठीक है। अब मैं अगर बंदा जो है, इसमें वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, उसके मुख्तलिफ अनासिर हैं जो कि मिलकर वो तमाम अनासिर उस ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे हैं कि ये बंदा कहाँ रहता है, इसकी खदोखाल क्या है, वगैरह वगैरह। तो जो बंदा है उसकी जो पॉसिबल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, वो उसका नाम, उसकी जगह जहाँ वो रहता है, उसकी उम्र क्या है, उसका कद क्या है, शक्ल सूरत क्या है, रंग खदोखाल वगैरह। तो ये सब उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि डिफाइन कर रहे हैं, जो कि बता रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है। बिल्कुल ऐसे ही इसकी अगर मैं एक और आपको मिसाल दूं कि आगे जाकर अगर आप पाइथन के अंदर और एडवांस लेवल पर जाते हैं, तो आप उप की एक इम्प्लीमेंटेशन मशीन लर्निंग AI के अंदर भी देखेंगे, जहाँ पर खुदकार गाड़ियाँ बनाने की जो फील्ड है उसके अंदर जब वो इन्वायरमेंट का देखते हैं कैमरे के ज़रिए, तो जब वो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर लेते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की उन्होंने पीछे प्रॉपर्टीज़ डिफाइन की हुई होती हैं। अगर एक उन्होंने ट्री डिटेक्ट किया है, या वो सड़क डिटेक्ट हो रही है, गाड़ी डिटेक्ट हुई है, उसकी शनाख्त कर लिया, या ट्रैफिक लाइट है, हम ट्रैफिक लाइट की एग्जांपल देख लेते हैं। उसकी 3 मुमकिन प्रॉपर्टीज़ हैं, रेड, ग्रीन, ऑरेंज। 3 यही लाइट्स होती हैं जो कि बताते हैं कि कब उसने चलना है, कब रुकना है और कब वो तैयार हो जाए चलने के लिए। तो जब उसने डिटेक्ट किया कि ये ट्रैफिक लाइट है, ये उसकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर इन तीनों प्रॉपर्टीज़ में से कोई भी वैल्यू ऑन है तो उसने उसके मुताबिक एक्शन परफॉर्म करना है। तो वहाँ पर भी बैक एंड के ऊपर ओप्स के क्लासेस डिफाइन हुई होती हैं, इसके कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होते हैं। तो इसके भी हम चंद एक एग्जाम्पल देखेंगे। वेरिएबल क्रिएशन नॉट डिटेक्शन। पाइथन के अंदर जब हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे होते हैं तो हम वहाँ पर उसको डिक्लेयर नहीं कर रहे होते हैं। डिक्लेरेशन उसको कहते हैं जिसमें हम वेरिएबल की डेटा टाइप बता रहे हों। वेरिएबल इटसेल्फ जो है वो कंटेनर है जिसके अंदर हम वैल्यू को महफूज कर सकें ताकि बाद में हम उसको बआसानी इस्तेमाल कर सकें। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, अगर आप C++, C#, जावा में देखें
तो हम वहाँ पर जब वेरिएबल क्रिएट कर रहे होते हैं तो हम साथ में डिक्लेयर कर रहे होते हैं कि इसकी टाइप क्या होगी। मिसाल के तौर पर इस मिसाल के अंदर इंट जो है वो इंटीजर को रिप्रेजेंट करे, ये डिक्लेरेशन आ जाती है। आगे एज वेरिएबल नेम है जिसने कंटेन करना है, महफूज करनी है इंफॉर्मेशन को। असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि महफूज करेगा आगे बताई हुई वैल्यू को। 20 को वो असाइन कर रहा है एज के अंदर और बता रहा है, वो ये बता रहा है कि ये जो एज वेरिएबल है इसकी डेटा टाइप इंटीजर होगी। यहाँ से आगे अगर एज के अंदर आप करेक्टर वैल्यू या कोई और बूलियन वैल्यू सेव करने की कोशिश करेंगे तो वो एरर दे देगा, क्योंकि हमने उसको बताया कि इस वेरिएबल के अंदर न्यूमेरिक डेटा टाइप के अलावा और कुछ महफूज नहीं हो सकता। जबकि पाइथन के अंदर ऐसा नहीं है। आप जैसे ही वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करें उसी वक्त क्रिएट हो जाता है सिस्टम में। बहुत आसान सा है इसका तरीका। वेरिएबल नेम, असाइनमेंट ऑपरेटर और वैल्यू दी और बस यहाँ पर आपका वेरिएबल क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पर जब आपने वेरिएबल क्रिएट किया है तो पाइथन खुद ब खुद बैकएंड के ऊपर डिटेक्ट कर लेता है कि ये इसकी डेटा टाइप क्या है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम ये जो 3 एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दिए हैं, पहली बिल्कुल बिस्मिल्लाह से ही हम शुरू कर रहे हैं, अल्लाह का नाम लेकर। हमने उसको महफूज करवाया एक्स के अंदर। अगर हम इसकी डेटा टाइप को देखेंगे तो वो हमें यहाँ पर स्ट्रिंग देगा। यहाँ पर 1 है, 1 को हमने y में महफूज करवा दिया, ट्रू को हमने z में महफूज करवा दिया। ट्रू बूलियन टाइप है तो वो हमने इसमें महफूज करवा दिया। हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देख लेते हैं। x इक्वल्स टू बिस्मिल्लाह, y इक्वल्स टू 1, z इक्वल्स टू ट्रू। अगर मैं वैल्यू को देखना चाहूँ तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, खाली वेरिएबल का नाम दिया और हम उसकी वैल्यू देख लें। लेकिन अब ऊपर मैंने 3 वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं तो हम उन सब की वैल्यू को इकट्ठा देख सकते हैं प्रिंट की कमांड से। तो वो मुझे तीनों वैल्यूज को यहाँ पर दिखा देता है। ऐसा मुमकिन है कि हमें किसी वक्त बहुत सारे वेरिएबल एक ही दफ़ा में क्रिएट करने पड़ जाए। जब हम उन वेरिएबल्स को बनाते हैं, ऐसा हम इस सिंटेक्स में भी उसको बना सकते हैं कि आप यहाँ पर कोमा के साथ आप उनको अलहदा करें वेरिएबल्स को जो आपने क्रिएट करने हैं, और असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद आप उसकी वैल्यूज उसको बता रहे हैं। तो इस लाइन से जो कंपाइलर है पाइथन का वो खुद डिटेक्ट कर लेता है कि यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर से पहले 2 कॉमास हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ पर 3 वैल्यूज हैं, और असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद भी 3 वैल्यूज हैं, तो वो उसी सीक्वेंस में उन वैल्यूज को महफूज करवा देता है। और ऐसा भी मुमकिन है कि आपको एक स्टेट या एक अदद को महफूज करवाने के लिए आप बहुत सारे वेरिएबल क्रिएट कर लें जिनको आप आगे जाके मुख्तलिफ सूरतों में इस्तेमाल कर सकें। अगर हम यहाँ इसकी एग्जांपल देखें, x y c इक्वल्स टू, हमने ऊपर, अब हम यहाँ पर इसकी एग्जांपल लेते हैं 56 कर लेते हैं और यहाँ पर हम अगेन ट्रू कर लेते हैं। ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। प्रिंट x y c, हमारी वैल्यू यहाँ पर आई। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर यहाँ पर हम कोमा की जगह पर इक्वल्स टू दे देते हैं, अब यहाँ पर तीन असाइनमेंट ऑपरेटर आ गए हैं। अब कंपाइलर ये समझेगा कि इस तरफ तो अब असाइनमेंट ऑपरेटर है, यहाँ से आगे जो कोमा वगैरह आ रहे हैं, अब पीछे कोमास नहीं है, तो वो क्या करेगा कि वो इन तीनों को ऐसा सेट देकर इन तीनों वेरिएबल्स के अंदर इनको महफूज कर देगा। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर देखें, हमारे पास 3 वेरिएबल्स थे, तीनों वेरिएबल्स के अंदर ये तीनों की तीनों वैल्यूज महफूज हुई हैं। तो आगे जाकर जब आप इस तरह से मल्टीपल वैल्यू क्रिएट कर रहे हो तो आपने ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना है या आपने कोमा इस्तेमाल करना है जो कि अलग-अलग उन वैल्यू को महफूज करवा सके। अच्छा, जिसे हमने अभी बात की कि वो ऑटोमेटिकली खुद डिटेक्ट कर लेता है बैकएंड के ऊपर कि ये इनकी डेटा टाइप क्या है। अगर हमारी 2 ये मल्टीपल वेरिएबल्स जिनके ऊपर हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो हम उनको डायरेक्टली
उनके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ जैसे यहाँ पर मिसाल लेते हैं, फर्स्ट नंबर 4, सेकंड नंबर 6। यहाँ पर हमने कहीं डेटा टाइप नहीं बताई हुई, हम सिंपल अगर हम उसके ऊपर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो हमें उसका रिजल्ट दे देगा। ये न्यूमेरिक एग्जाम्पल है, आसानी से समझ आती है। लेकिन इसको अगर आप स्ट्रिंग में देखेंगे तो हम स्ट्रिंग के ऊपर भी ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। स्ट्रिंग डेटा टाइप है हेलो वर्ड, हमने सम ही का ऑपरेशन परफॉर्म किया है और उसने उन दोनों को जोड़ दिया है। अब कंपाइलर खुद से ये समझ सकता है कि जब हमने उसको डेटा टाइप स्ट्रिंग दी है और जमा का एक ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं और आगे भी स्ट्रिंग आ रही है तो वो उन दोनों को जोड़ने का काम परफॉर्म कर देता है। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि एक स्ट्रिंग रखें, एक इंटीजर रखें, तो वो हमें एरर दे देगा, क्योंकि उसने पहले तो ये समझा कि ये कैरेक्टर है तो अगले आने वाला वेरिएबल भी कैरेक्टर या स्ट्रिंग होगा। लेकिन अगर उसको न्यूमेरिक मिल जाए तो अब उसको नहीं पता कि उसने स्ट्रिंग को और न्यूमेरिक को कैसे जोड़ना है, तो वहाँ पर वो एरर दे देगा। हम इसकी यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम ए वेरिएबल को इनिशिएट करवा लेते हैं 23 के साथ, बी को हम करवा लेते हैं 89 के साथ, और हम ए प्लस बी परफॉर्म करके इसकी वैल्यू को हम सी में महफूज करते हैं और सी की हम वैल्यू देख लेते हैं तो वो 1.2 हमें दे रहा है। हम अगर देखें एस समेशन इक्वल्स टू हेलो प्लस वर्ड समेशन। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर स्पेस नहीं दी हुई, खाली वेरिएबल खाली नाम यहाँ पर लिखा है हेलो वर्ड। तो उसने जब सम किया उन दोनों को जोड़ दिया, इसको नहीं पता कि इसमें स्पेस आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। तो उस सूरत में मैं ये कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर कोई और पैरामीटर में पास कर सकती हूँ कि यहाँ पर 2 डॉट डाल दो या स्पेस दे दो, तो उसके मुताबिक उन तीनों मल्टीपल वेरिएबल्स को सिर्फ जोड़ देता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर दे दूँ सी, जो कि यहाँ पर 112 है, तो ये मुझे एरर देगा। इसलिए क्योंकि जब वो असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद पहली डेटा टाइप को देखता है तो वो उसको मिलती है स्ट्रिंग और दूसरी उसको मिल रही है इंटीजर। अब उसको नहीं पता इन दोनों को उसने कैसे जोड़ना है। अब यहाँ पर जो वो मुझे एरर टाइप बता रहे हैं वो मुझे कंकैटिनेशन का बता रहे हैं, जो कि स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई होती है। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, यहाँ पर मैं सी इंटीजर टाइप को पहले लेकर आऊँ, मेरी डेटा टाइप भी बदल जाएगी, इसलिए क्योंकि अब वो यहाँ पर सबसे पहले इंटीजर को रीड कर रहा है और अगला स्ट्रिंग लेकर आ रहा है। और वो अपने एरर में यही बता रहा है कि उसको नहीं पता चल रहा है कि वो प्लस का जो ऑपरेटर उसे परफॉर्म करना है वो स्ट्रिंग टाइप का करेगा या वो इंटीजर टाइप का करेगा। अगर वो इंटीजर टाइप का करेगा तो इसका मतलब है उसने दो को आपस में जमा करना है, जबकि स्ट्रिंग के ऊपर वो उनको आपस में जोड़ता है। तो यहाँ पर ये इशू आ जाता है। आगे चलते हैं। ये पॉसिबल ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जो कि बहुत हम सभी पढ़ चुके हैं। जहाँ पर एक और जो थोड़ी सी वेरिएशन आती है वो डबल स्लैश की आती है इंटीजर डिवीजन, कि यहाँ पर जो हमें डिवाइजर मिले वापस, तो वो डेसिमल वैल्यू ना हो, वो सिर्फ इंटीजर हो, होल नंबर हो। क्योंकि अगर आप यहाँ पर जब डिवीजन करेंगे 90/4 तो वो आपको 22.5 रिटर्न करेगा, क्योंकि जो रिमाइंडर बच जाता है उसके आगे 0.1 की वैल्यू ऐड करके फिर उसको उस पर तकसीम करके हमें पूरी वैल्यू रिटर्न करता है। ऐसे मुमकिन सूरत हाल आ जाती हैं जिसमें आपको जो डिवाइज़र चाहिए वो खाली होल नंबर चाहिए होता है। अगर हमें अपनी किसी न्यूमेरिक वैल्यू की पावर कंप्यूट करनी है, उसको हल करना है, तो हम डबल स्टेरिक का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। 2 स्टेरिक 4 ये बताते हैं कि 2 की पावर 4 हो तो उसको हम कंप्यूट करना है, तो वो हमें 16 दे देगा। परसेंटेज सिंबल अहम है क्योंकि इस परसेंटेज सिंबल को हम मॉड्यूलो कहते हैं। डिवीजन के अंदर जो हमारे पास रिमाइंडर बच जाता है, क्योंकि ऊपर तो हमारे पास डिवाइजर आ रहा है, लेकिन जो रिमाइंडर बच जाता है हम उसकी वैल्यू को भी कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर 21 पूरा तकसीम हो जाता है 3 के ऊपर, तो इसलिए वो हमें 0 रिटर्न करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर 22 कर लें इसको, तो उसको हमें 1 रिटर्न करना चाहिए।
क्योंकि जब आप डिवाइड कर रहे होते हैं, डिवाइड करेंगे तो ये आपको तो ये आपको 7.333 दे रहा है। अब ये जो 0.3 की वैल्यू शुरू हो रही है ये उस 1 की वजह से है जो कि रिमाइंडर में बचा था। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हुए हम ऐसी सूरत हाल आती हैं जहाँ पर आपको रिमाइंडर की ज़रूरत पड़ती है देखने के लिए कि रिमाइंडर क्या बच रहा है, और फिर आप उसके ऊपर फर्दर अपने एक्शंस परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर आपकी पहली एक्सरसाइज आती है कि आप ये इन एग्जाम्पल्स को ट्राई करें, इनके अंदर डिफरेंट वैल्यूज महफूज करें आप वेरिएबल क्रिएट करके, और फिर उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करें। अब हम डेटा टाइप्स को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स दे दिए हैं ताकि आप डायरेक्टली वेरिएबल क्रिएट करके इनके अंदर ये वेरिएबल पास करें, वैल्यूज़ को महफूज करें, और फिर आप इनको टाइप के फंक्शन के साथ देखें कि इनकी टाइप क्या रिटर्न हो रही है। बहुत आसान है, आप खाली यहाँ पर एक वेरिएबल कोई भी ABC नाम देकर उसके अंदर वैल्यू को महफूज करें। वो जो आपने वेरिएबल का नाम दिया है उसको आपने पार्स करना है टाइप वेरिएबल नेम, और वो जो आउटपुट आपको जनरेट करके देगा वो स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट और बूल, इन्हीं चारों में से कोई एक होगा। इस टेबल के अंदर मैंने एग्जांपल के साथ इस तरह के डेटा टाइप के ऊपर कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं तो वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। क्योंकि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग करेक्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर के साथ बना है, जो हम अंग्रेजी उर्दू के स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो वो उसको ऐसा स्ट्रिंग ले रहा होता है। उसके ऊपर हम बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर स्प्लिट करने के। आपने एक जुमला लिखा है, जुमले के अंदर स्पेस आ रही है और आप कह रहे हैं मैंने स्पेस के ऊपर इसको तोड़ना है इस जुमले को, और हर जुमले में से कोई तीसरा या चौथा लफ्ज आपने उठाना है या पहला लफ्ज रीड करना है, तो आप उसके लिए स्प्लिट का फंक्शन लगाते हैं। आपने अगर स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में देखना है तो आप रिवर्स के फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं, जॉइन है, स्ट्रिप है, इस तरह के और फंक्शन आते हैं जो कि स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल के ऊपर अप्लाई हो रहे होते हैं। तो आप इन एग्जाम्पल को भी ट्राई करें और टाइप के फंक्शंस के साथ देखें उनकी डेटा टाइप्स क्या है। यहाँ पर बिल्ट इन फंक्शंस की बात करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको पीछे आपसे कहा कि एक्सरसाइज में आप टाइप को ट्राई करें, यहाँ पर मैंने उसकी एग्जाम्पल भी दे दी। टाइप 198 न्यूमेरिक वैल्यू है तो वो आपको यहाँ पर इंट रिटर्न करेगा। अगर आप 0.5 बीच में ऐड करती तो वो आप फ्लोट रिटर्न करेगा। तो आप इसको भी ट्राई करें। ये पॉसिबल एग्जाम्पल दे दिए मैंने, बिल्ट इन फंक्शन के इस्तेमाल किया, आप इनको ट्राई करें, इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। यहाँ पर पावर का एक फंक्शन दिया, अभी हमने पीछे पढ़ा था डबल स्टेरिक के साथ हम पावर कंप्यूट कर लेते हैं एक हिंसे की। यहाँ पर अगर हम दे दें कैलकुलेट करें पावर को, तो हम पावर का फंक्शन ये इस्तेमाल कर सकते हैं। पावर हम 5 की पावर ले रहे हैं 2 दफ़ा, तो 5 पावर 2 हमें देगा 25, तो इसका रिजल्ट 25 आएगा। ये ABS इज द एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये उसके बारे में कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू देंगे तो वो उसको पॉजिटिव कन्वर्ट कर देता है। तो आप इन एग्जांपल्स को ट्राई करें, बिल्ट इन फंक्शंस को। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर रखी हैं, आप थोड़ा सा सर्च करके और बिल्ट इन फंक्शन को निकाल कर देखें और देखें कितनी ज़्यादा आसानी प्रोवाइड कर दी है। क्योंकि पहले C++ और जब उससे पहले के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते थे तो हम इन सब के लिए हम फंक्शंस खुद से लिखते थे। पावर कंप्यूट करने के लिए हमें पूरा एक फंक्शन लिखना पड़ता था जिसके अंदर उसको उतनी दफ़ा जाकर लूप के अंदर जाकर पावर कंप्यूट करके लानी पड़ती थी। लेकिन अब बहुत सारी जो बेसिक मैथमेटिक्स के ऑपरेशन हैं, जो बेसिक स्ट्रिंग्स के ऑपरेशन हैं, उनके बिल्ट इन फंक्शंस आ गए जिनको आप बहुत क्विकली इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरिएबल्स जब हम क्रिएट करते हैं तो अक्सर हमें ऐसे वेरिएबल भी क्रिएट करने पड़ते हैं जिसके अंदर हमें डेटा स्ट्रक्चर का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अगर मैं आपको इसकी बहुत सादा सी मिसाल दूं तो हमारी माएँ अक्सर हमसे सौदे की, जो हम घर का राशन मंगवाते हैं उसकी हमसे फहरिस्त बनवाती हैं और हमें कहती हैं कि राशन लेकर आएँ बाज़ार से। तो उसका जो फहरिस्त बनती है उस फहरिस्त के आगे उसके अदद भी लिखा हुआ होता है कि ये इस तादाद के अंदर लेकर आना है। साबुन लाने हैं तो 5 होंगे, तेल लाना है तो 1 किलो का डब्बा लाना है, इस तरह का। तो वो जो स्ट्रक्चर है हमने उसको एक वेरिएबल के अंदर सेव करना है। तो जब वेरिएबल बनाना है तो बनाने से पहले मुझे उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन करना है, उसको इनिशियलाइज करवाना है कि ये अभी पहले खाली होगा लेकिन इसके अंदर 2 कॉलम्स आने चाहिए या 3 आने चाहिए, डिपेंड के रिक्वायरमेंट क्या है। जब आप वो इनिशिएट करवा देते हैं तो उसके बाद फिर आप उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐड करते हैं। जब 1-2 एलिमेंट्स उसमें महफूज हो गए उसके बाद पाइथन उसको एक
वैलिड वेरिएबल कंसीडर करते हैं जिसके ऊपर वो आगे जाके फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। तो इन डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हम अभी अगली वीडियो में पढ़ेंगे भी। रिकैप में देख लेते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने वेरिएबल क्रिएशन को देखा, हमने बेसिक डेटा टाइप्स को देखा, हमने ये भी देखा कि हम टाइप कैसे देख सकते हैं किसी वेरिएबल की, उसके बिल्ट इन फंक्शन को देखा, हमने कुछ और बिल्ट इन फंक्शंस देखे जिनको हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, जो कि जिनके इस्तेमाल से हमारी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो गई है, क्योंकि पहले हम बहुत डिटेल में उनके भी फंक्शंस लिखते होते थे। अब वो बिल्ट इन आ गए हैं ताकि हम उसको बहुत क्विकली इस्तेमाल कर लें। सबसे अहम चीज़, प्रैक्टिस ज़रूर करें। ये तो बहुत छोटी छोटी सी एग्जांपल्स थी, उम्मीद है कि ये आपको पहले से ही आता होगा तो इसके ऊपर आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन आगे जाकर जो भी हम एग्जांपल करें, जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ें, उनको ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही बेहतरी आएगी आपकी स्किल सेट के अंदर, और जितनी आपकी स्किल सेट में बेहतरी आएगी तो जब आप एडवांस कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे होंगे तो वो एडवांस कॉन्सेप्ट बैक एंड के ऊपर इसी तरह की फंक्शनैलिटीज यूज़ कर रहा होता है, तो हम उनको आसानी समझ सकेंगे और आप बहुत जल्दी उनको इम्प्लीमेंट भी कर सकेंगे। तो प्रैक्टिस ज़रूर रखें।